नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पृथ्वी का मूवमेंट और मौसम परिवर्तन कैसे होता है और क्यों होता है। पृथ्वी जो है अपने स्थान पर घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, और जो एरिया सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, और जो एरिया सूर्य के विपरीत रहता है वहाँ पे रात होती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पर एक बार घूम लेती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। लेकिन मौसम कैसे बदलता है, इसे सीखने के लिए सबसे पहले हम एक फिजिक्स का सिद्धांत सीखते हैं। आप लोगों ने यह प्रयोग जरूर किया होगा कि एक लेंस को सूर्य के प्रकाश को लेकर केंद्रित करने पर कागज जल जाता है। मतलब कि ऊष्मा के कंसंट्रेशन से कागज जलता है। यही सिद्धांत काम करता है मौसम परिवर्तन के लिए। वो कैसे, ये देखिए। जैसे सरफेस पर सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं तो कम एरिया, केवल इतना एरिया कवर होता है, जिससे इस एरिया का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। जबकि जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो एरिया अधिक होने के कारण तापमान कम हो जाता है। तापमान का कई बड़े क्षेत्रों में विभाजन हो जाता है, जिससे अपेक्षाकृत तापमान कम होता है। अब इसी सिद्धांत को हमें याद रखना है, तब हम आसानी से समझ पाएंगे कि मौसम कैसे परिवर्तित होता है। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी कुछ इस तरह से 23.5 अंश झुकी हुई है। अगर मान लीजिए पृथ्वी ये एक फुटबॉल की गेंद की तरह है, तो अगर इसके सीध में एक्सिस पर इस तरह से जो है लंब डाला जाए तो ये जो कोण होगा वो 23.5 डिग्री होगा। सारी कहानी इसी झुकाव के कारण ही होती है, जिसके कारण मौसम परिवर्तित होता है। क्योंकि सूर्य जो है का प्रकाश जहाँ पे लंबवत पड़ता है वहाँ पे अधिक गर्मी होगी, जबकि जहाँ पे तिरछा पड़ेगा वहाँ पे ठंडी पड़ेगी, क्योंकि तापमान या ऊष्मा जो है यहाँ पे कम प्राप्त होगा। क्योंकि अभी हमने सीखा पिछले मिनट में कि किस प्रकार कि सूर्य के किरणों के तिरछेपन के कारण तापमान कम हो जाता है। आइए इसे आगे देखते हैं। पृथ्वी सूर्य का इस प्रकार चक्कर लगाती है, इसे परिभ्रमण कहते हैं। ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। ज़्यादातर ब्रह्मांड में जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। अब देखिए इस फिगर में, आप देखिए कि यह 3 जनवरी का समय है जब पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है। तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपेक्षाकृत कम तापमान सूर्य से प्राप्त होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तापमान प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों के तिरछेपन होने के कारण जो है यहाँ कम तापमान होता है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होता है, जबकि 4 जुलाई को 192 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच। यहाँ पे अधिक दूरी होने के बावजूद भी यहाँ गर्मी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि इस स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर लगभग लंबवत चमकता है। ये एक्सिस
के कारण ही ये होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब कम दूरी होती है, मतलब पेरिहिलियन मतलब पास पास, पेरिहिलियन मतलब पास पास, और अपसौर या एपिहिलियन मतलब ये दूर होता है। देखिए एक अन्य फिगर में इसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये समर का समय है। अगर ये देखें ग्लोब को तो ये उत्तरी गोलार्ध, इस तरह मान लीजिए ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, तो उत्तरी गोलार्ध में इतना पार्ट, ये इतना पार्ट अधिक प्रकाश प्राप्त हो रहा है सूर्य से, तो जिसके कारण दिन की लंबाई अधिक होती है, जिसके कारण भी उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा की अधिक प्राप्ति होती है। और सूर्य लगभग 23.5 डिग्री के आसपास लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये देखिए, ये जो है इतना कम जो है एरिया प्रकाशित है, मतलब यहाँ पे अंधकार अधिक है, या रात की लंबाई अधिक होगी। ये तो उत्तरी गोलार्ध है, ये नीचे का जो एरिया है दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई अधिक होगी। अब ये समर का समय है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक है, तो नियमतः जब ऊष्मा के स्रोत से हम दूर हैं तो ठंडी पड़नी चाहिए, लेकिन इसी सूर्य के किरणों के तिरछेपन के कारण और लंबवत होने के कारण, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होने के कारण 7% कम जो है गर्मी पड़ती है, ये दूरी अधिक होने के कारण, और लंबवत का प्रभाव अधिक होता है जिसके कारण गर्मी पड़ती है। मतलब आप एक बार फिर से समझिए कि दूरी अधिक होने के कारण 7% गर्मी कम पड़ती है गर्मी में। अगर यही स्थिति ये वाली होती तो 7% अधिक गर्मी पड़ती, और यही स्थिति विंटर में होती है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में इतना जो है एरिया विंटर में कम प्रकाशित होता है, मतलब यहाँ पे दिन की लंबाई कम होती है, जिससे सूर्य से कम ऊष्मा की प्राप्ति उत्तरी गोलार्ध को हो पाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये देखिए, ये एरिया अधिक जो है प्रकाशित होता है, या दक्षिणी गोलार्ध में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर के आसपास या दिसंबर में जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, और यही जून में स्थिति विपरीत होती है। तो कुल मिलाकर के यह दूरी जो पृथ्वी के और सूर्य के दूरी है, वह जो है उतना प्रभाव नहीं डालती, या उस प्रभाव को सूर्य के किरणों का तिरछापन, या जो अभी हमने फिजिक्स का सिद्धांत सीखा था लंबवत और ये एरिया वाला, उसके कारण जो है मौसम परिवर्तित होता है। इसका मेन सिद्धांत यही है जो हमने आपको शुरुआत में बताया था। अब इसे मैप पर देखते हैं। ये जो एरिया है मैप में देखिए, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, यहाँ पर अधिक तापमान प्राप्त होता है। क्यों होता है और कैसे होता है, इसे देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है, तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे भूमध्य रेखा पर सितंबर में लंबवत चमकता है, और फिर 21 सितंबर के बाद 21 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और पुनः फिर यह भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है 21 मार्च को, और फिर पुनः 21 जून को लंबवत चमकता है सूर्य।
तो ये एक रोटेशन इस तरह चलता रहता है। तो इन एरिया में 2 बार जो है सूर्य लंबवत चमकता है और अधिक ऊष्मा जो है ये एरिया प्राप्त करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे अधिक तापमान होता है। अधिक तापमान होने के कारण यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होता है। और आगे के अन्य सिद्धांतों में देखेंगे कि अधिक तापमान होने के कारण यहाँ अधिक वनस्पतियाँ, अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार के पर्यावरणीय चीज़ें होती रहती हैं। तो वो सब अलग हम लोग आगे भूगोल के अन्य विज्ञान के शाखाओं में पढ़ेंगे। यहाँ एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये बेसिक सिद्धांत है, इसी के आधार पर हम आगे के अन्य सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, अधिक तापमान होने के कारण यहाँ वनस्पतियाँ अधिक पाई जाएंगी, जैव विविधता अधिक होगी, लेकिन अधिक तापमान होने के कारण माइक्रो एक्टिविटीज, सूक्ष्मजीवी गतिविधियाँ अधिक हो जाती हैं जो वनस्पतियों को खा लेती हैं, तो जैव विविधता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो जैव विविधता का क्षेत्र ये कर्क रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि यहाँ तापमान भी अधिक होता है और इतना तापमान अधिक नहीं होता कि सूक्ष्मजीवी गतिविधियाँ हों। तो जैव विविधता यहाँ अधिक पाया जाता है इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सिद्धांत भूगोल के या पर्यावरण के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम बेसिक सिद्धांत समझ लेते हैं तो उन्हें समझने में हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आने वाले वीडियो में हम जलवायु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और अन्य शाखाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।